राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करें कि अच्छे होंगे। सभी भाई बहन मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि नई वैकेंसी भी आ ही गई और पुराने का भी एग्ज़ाम होगा ही। तो ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का। तो मैंने इसको 11 दिन का संकल्प लेकर पढ़ना शुरू किया है, मगर कल नहीं पढ़ पाई, कुछ व्यस्तता थी। तो मैंने सोचा आज इसको 2 बार पढ़ के 2 बार वीडियो बनाऊंगी इसका पढ़ के। इसका कल का जो गैप है उसको मैं पूरा करूंगी, क्योंकि खुद से किया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ा जाता है। उसका दोषी खुद आप होते हैं। तो आशा करते हो कि आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं, इसके पहले हम लोगों ने शुरू करके ये है लेखक का जन्म परिचय। जो नए हैं वो देख लें। बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है और ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य भी हैं। और डॉक्टर विश्वनाथ नाम से 3 लेखक हैं, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य हैं। तो हम लोग पढ़ लिए थे भक्ति काल तक, हिंदी भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं। आज पढ़ते हैं रीतिकाल। तो अध्याय 3 है रीतिकाल। और इनका पुस्तक जो है पतला सा है, आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलता है, दुकान पे आसपास भी कहीं जाके खरीद सकते हैं। नई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं, कोई वो बात नहीं, लेकिन एक बार पढ़ना ज़रूर चाहिए। इसके पुस्तक से कब प्रश्न आ जाए कोई जान नहीं रहा। तो अध्याय 3 रीतिकाल, सामान्य परिचय। सभी लोग सामान्य परिचय जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। और रीतिकाल का समय 1700 से 1850। रीतिकाल में निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली में कविता करना साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी। इस काल में रीति, कवित्व रीति और सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन हो गया था। लगता है रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए इस काल को रीतिकाल कहा। लक्षण ग्रंथों में कविता के विभिन्न अंगों का निरूपण किया जाता था। इस काल में काव्यांग निरूपण को कविता करने का बहाना बना लिया गया है, यानी लक्षण ग्रंथों को लक्ष्य ग्रंथ भी बना लिया गया है। इस काल की कविता प्रधानता श्रृंगार रस की है। इस काल की कविता रचना में श्रृंगार और रीति रचना विधि एक दूसरे से कैसे जुड़ गए, इसे जानने के लिए हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना होगा। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियां हो गई। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थी। दूसरा वर्ग भोक्ता, राजा, रईस, नवाब आदि या भोक्तृत्व का सहायक था। दोनों का परस्पर संबंध क्रमशः क्षीण होता गया और मुगल काल के अंतिम दिनों में इन दिनों की दुनिया लगभग अलग सी हो गई। इन 2 वर्णों के मध्य में कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों आदि कलावंतों का वर्ग था, जो प्रायः उत्पादक वर्ग से उत्पन्न होता था, किंतु भोक्ता वर्ग की स्तुति और मनोरंजन करके जीविका का निर्वाह करता था। जिस वर्ग को प्रसन्न करना होता था उसके जीवन और रुचियों का पता होना चाहिए था। द्विवेदी जी के मतानुसार इस काल में कवि शिक्षा के ग्रंथ इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। संस्कृत में लक्षण ग्रंथ आचार्य लिखते थे, कवि नहीं। वे निरूपण की प्रक्रिया में लक्षण बताकर उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं अपनी बात को सुस्पष्ट या प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करते थे। हिंदी में यह प्रवृत्ति विभिन्न रूपों में चली। यहाँ लक्षण ग्रंथों में लक्षण भी अपने और उदाहरण भी अपनी ही कविताओं के होते थे। लक्षण तो परंपरा से प्राप्त होते, उन्हें ग्रंथकार अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देते थे, किंतु कविताओं में उनकी मौलिकता होती थी। इसलिए कहा जाता है कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकार वस्तुतः कवि थे। आचार्यत्व को तो उन्होंने कविता करने का बहाना बना लेता। फलतः हिंदी में आचार्य और कवि दोनों ही एक ही व्यक्त होने लगे। इस प्रणाली से इस काल में प्रचुर एवं उत्कृष्ट रचनाएं हुई। इस काल में भक्ति से धार्मिकता का तत्व क्रमशः कम होता गया। फलतः भक्ति जो मूलतः प्रेम है, धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार में परिवर्तित होती गई। दरबार में पहुंचकर वह व्यापक अर्थ में लौकिक प्रेम भी नहीं रह सकी। इस समय हिंदी क्षेत्र में छोटे छोटे राजे नवाब थे, जो केंद्रीय सत्ता द्वारा अनुशासित होते थे। वे वीर गाथाकालीन सामंतों की तरह आपस में लड़ नहीं सकते थे। वे अपने झूठे पराक्रम, दान की प्रशंसा परक कविताएं सुनने और भोग विलास का उद्दीपन करने वाली रचनाओं में रुचि रखते थे। ऐसा काव्य दरबारी कहलाता है, जो आश्रयदाताओं की रुचि को ध्यान में रखकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रचा जाता है। दरबारी कविता में एक रसता तो होती है, इसमें प्रधानतः मुक्तक ही रचने का अवकाश होता है।
क्योंकि कवियों में आश्रयदाता को तत्काल प्रसन्न करने की होड़ होती है, इसलिए चमत्कार, प्रियता, अलंकारिकता, अतिशयोक्ति आदि दरबारी कविता की प्रवृत्तियां बन जाती हैं। शिवाजी, छत्रसाल जैसे आश्रयदाता पराक्रमी थे, तो भूषण की कविताएं भी श्रृंगारहीन होकर भी वीर रसात्मक हैं। लेकिन यह समझना भूल होगी कि इस काल की सभी रचनाएं दरबारी हैं। वस्तुतः दरबारीपन का विरोध भी इस काल की कविता में मिलता है। उत्कृष्ट प्रेम की कविताओं की कमी भी नहीं है, रीतिकाल में कविताओं की भी कमी नहीं है। रीतिकाल में दरबारीपन तो रीतिकाल की एक प्रवृत्ति ही है। केशवदास की रचनाओं में काव्य की दृष्टि से सर्वाधिक विचारणीय रामचंद्रिका है। इनकी रचना केशवदास ने वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी। यह हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव शैली में रचित है। पृथ्वी रासों के समान इसमें छंद जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। रचना नाटकीय संवादों से परिपूर्ण है। एक ही पंक्ति में पात्रों के बीच प्रश्नोत्तर करा देने की शैली में केशवदास निपुण है। जैसे भरत कैकेयी का यह प्रश्नोत्तर, माँ तू कहाँ निरप्रताप, गए सिरलोकहि क्यों, सुत शोक लिए। माँ तू कहाँ निरप्रताप, राजा कहाँ है पिताजी, तो कहते हैं गए सुरलोक, गए स्वर्गलोक क्यों, सुत शोक लिए, पुत्र के शोक के लिए हुए। रामचंद्रिका के संवादों की प्रशंसा की गई है। केशवदास दरबारों के वैभव वातावरण का वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं, किंतु कथा प्रसंगों की समुचित योजना या मार्मिक प्रसंगों की पहचान में प्रायः वे चूक जाते हैं। वाग्दग्धता, अलंकारों, छंदों के ज्ञान, उपयोग की आतुरता और चमत्कार प्रियता उनकी सहृदयता को कुंठित कर देती है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कभी हृदय मिला ही नहीं था। लक्षणों के उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत उनकी अनेक रचनाएं सहृदयों को प्रभावित करने में समर्थ हैं। यद्यपि केशव हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, किंतु रीति ग्रंथों की विरल परंपरा चिंतामणि 1609 से चली। रीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तक केशव हैं या चिंतामणि 1609 से चली। रीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तक केशव हैं या चिंतामणि से लेकर विवाद होता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु है। इस काल के अन्य प्रसिद्ध आचार्य भिखारी दास 18वीं शती, ग्रंथ नाम काव्य निर्णय तो 1634, ग्रंथ नाम सुधानिधि कुलपति 1670, ग्रंथ नाम रस रहस्य सुखदेव मिश्र 1673 और अगला ग्रंथ है रसायणव आदि। इनके उपजीव संस्कृत ग्रंथ काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, चंद्रलोक और कुवलयानंद हैं। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी आता है कि इस ग्रंथ का जो है उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, किस ग्रंथ से लिया गया है। सेनापति, तो आप इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं। सेनापति का जन्म काल 1584। इनकी रचनाओं से लगता है कि यद्यपि इनका कुछ दरबारों में सम्मान हुआ है, किंतु बाद में विरक्त हो गए। इनकी दो रचनाएं हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित्त रत्नाकर में भक्तिभाव के छंद हैं। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उपयोग प्रायः उद्दीपन के अंतर्गत किया है, किंतु सेनापति इस काल के अकेले कवि हैं जिनका प्रकृति के प्रति भाव बोध इतना सहज है कि आधुनिक सा लगता है। प्रकृति चित्रण के विषय में उन्होंने इस दृष्टि से श्रीधर पाठक के साथ बैठाया सकता है। यह सेनापति की बहुत बड़ी विशेषता है। राम कथा पर इनके अनेक छंद मिलते हैं। एक पंक्ति में इन्होंने शरद पूर्णिमा की ज्योत्सना की उपमा रामचंद्र के यश से दी है। राम कै सो जस अध उरद गगन है। ऋतु वर्णन में इनका सादृश्य विधान मौलिक है। वर्षा का यह वर्णन देखिए। प्रकृति चित्रण के बड़े कवि हैं ये रीतिकाल के। सेनापति उनय नय जलद सावन के, चारिय दिशान घुमरत भरे तोय कै, शोभा सरताने न बखाने जात कहूँ भात। बहुत बार यह प्रश्न आता है। आने है पहाड़ मानो काजर कै ढोए कै, घन सुगन छपियो तिमिर सघन भयो, देखी न परत मनो रवि गयो खोए कै, चारि मास भरी श्याम निशा को भरम मान, मेरी जाने यहाँ ते रहत हरि सोए कै। तो अब क्या है, रीति सिद्ध कवि हम लोग पढ़ते हैं। सामान्य परिचय हमने पढ़ा रीतिकाल का, और रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा, रीति मुक्त धारा। तो
रीतिबद्ध धारा के कवियों को पढ़ लिया। अब रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। सबसे पहला प्रश्न आता है बिहारी कौन से कवि हैं। बहुत सामान्य प्रश्न है ये, लेकिन ये जहाँ हिंदी का प्रश्न कम आता है, सामान्य हिंदी आता है, वहाँ ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि SSC, RO, रेलवे, बैंक और इत्यादि जो परीक्षाएं होती हैं। बिहारी का जन्म सन 1606 ईस्वी के लगभग हुआ। शुक्ल जी का अनुमान है कि वे 1663 तक विद्यमान रहे। बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि हैं। वे रीति काव्य के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। उन्होंने काव्यांग निरूपण नहीं किया है, किंतु उनकी रचना में काव्य रीति रसी बची है। वे जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, वहाँ उनका काफ़ी सम्मान था। बिहारी के यश का आधार सतसई है। इतना कम लिख कर इतना अधिक यश कम साहित्यकारों को मिला होगा। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का यह हाल है कि इनकी 50 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं और यह काम अभी बंद नहीं हुआ है। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि हैं, यद्यपि उन्होंने भक्ति और नीति के मार्मिक दोहे भी रचे हैं। बिहारी के श्रृंगारी दोहों में सामंती जीवन का वैभव विलास ही नहीं चित्रित है, वे सामान्य गृहस्थ के दैनंदिन जीवन के भी सरस चित्र खींचते हैं। देवर भाभी, जेठ, ननद, सास, पड़ोसन, वैद्य, ज्योतिषी, खेत, बाग, सरोवर सब के संदर्भ में श्रृंगार के चित्र खींचते हैं। बिहारी का विषय सीमित है, लेकिन आधार फलक सीमित नहीं। एक बार प्रश्न आया था कि इनमें से कौन से कवि जो हैं वो वैद्य के लिए लिखे हैं, तो उसका उत्तर सही था बिहारी। UGC नेट में आया हुआ था। श्रृंगार अन्य प्रकार के मनोविकारों से टकराता नहीं, इसलिए संकीर्ण लगता है। बिहारी बहुज्ञ थे। उन्होंने अपनी विस्तृत जानकारी का उपयोग अपनी रचनाओं में किया है। एकाध दोहों में उन्होंने सामंतों को ठीक मार्ग पर चलने या नीति के पालन का उपदेश भी दिया है। बिहारी के अनुभवों के विधान से भाव की व्यंजना में निपुण है। उनका यह प्रिय कौशल है। इसके लिए वे नायक नायिकाओं की चेष्टाओं का वर्णन निहायत साधे ढंग से करते हैं। इस बहुचर्चित दोहे से उनकी निपुणता देखी जा सकती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करें भौहन हंसे दैन कहे कट जाए। लेकिन बिहारी जब काव्य रूढ़ियों की सहायता से वस्तु व्यंजना के लिए चमत्कार दिखाने लगते हैं, तब वे केशव दास के बहुत समान लगते हैं। ऐसे दोहों की अतिशयोक्ति मार्मिकता नहीं उत्पन्न कर पाती और विश्वास या विनोद की वस्तु बन जाती है। बिहारी के एकाध दोहे ऐसे भी हैं जो उनके अनुरागी चित्त की सहज अभिव्यक्ति है। जैसे यह दोहा, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मने हमें जात अजौ बहे वा जमुना के तीर। लेकिन यह निरलंकृति बिहारी के यहाँ दुर्लभ है। वे मूलतः उस दरबारी विदग्धता के कवि हैं जो उस समय हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के साहित्यों के सामंत आश्रित कवियों के यहाँ मिलती है। देव 1673 से 1767। देव का जन्म 1673 में हुआ। इनकी मृत्यु का समय 1767 के आसपास माना जाता है। ये अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ रहे और इन्होंने उनकी रुचि के अनुकूल रचनाएं की। इनके रचे ग्रंथों की संख्या काफ़ी है। उनमें कुछ इस प्रकार हैं: भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका और काव्य रसायन। देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। बिहारी बड़े की देव इसे लेकर हिंदी आलोचना में काफ़ी लिखा गया है। देव ने लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं, अतः इन्हें रीतिकाल के आचार्य कवियों की कोटि में रखा जा सकता है, किंतु देव मूलतः आचार्य नहीं कवि ही थे। देव में मौलिक रचनाकार की प्रतिभा और सहृदयता प्रचुर मात्रा में थी। लोकप्रियता की दृष्टि से बिहारी से बहुत पीछे नहीं है। देव की काव्य भूमि बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने प्रकृति के क्रियाकलाप को देखकर अनेक उत्तम रूपक बांधे हैं। जैसे इस कविता में, डार दुर्म पालना बिछौना नाव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोए तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के किकीर बहरावे देव, कोकिल हलावे हुल साव कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राय लोन, कंज कली नायिका लतानी सिर दारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताई, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। देव रीतिकाल के ऐसे दुर्लभ कवि हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा करते हैं। इससे उनकी कविता में नाटकीयता आती है और जिन मनोविकारों या भावों का चित्रण किया जाता है वे साक्षात हो उठते हैं। इसलिए देव में उत्कृष्ट बिंब विधान पाया जाता है। जैसे इन पंक्तियों में, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात।
देव काव्य कला के कुशल कवि हैं, किंतु चमत्कार या काव्य रूढ़ियों के आधार पर रचना करने की प्रवृत्ति उनमें बिहारी की अपेक्षा कम है। इसलिए उनमें चमत्कार करने की अपेक्षा रमाने की प्रवृत्ति अधिक है। अब अगले कवि हैं भूषण। तो भूषण जी को पढ़ते हैं। 1673 में इनका जन्म हुआ है। भूषण ने शिवाजी की तो प्रशंसा की है, छत्रसाल की भी की है। ये रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि और मोतीराम के सगे भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण कहा, फिर ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। वास्तविक नाम कुछ और रहा होगा। ये वीर रस के कवि थे। इन्होंने रीतिकाल की परंपरा में एक अलंकार ग्रंथ शिवराज भूषण भी लिखा है। इनके जो अन्य ग्रंथ मिलते हैं वे हैं शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। रीतिकालीन कविता का प्रधान स्वर श्रृंगार का है। भूषण का स्वर वीरता का है, इसलिए रीतिकाल के विशिष्ट कवि हैं। लेकिन भूषण के महत्व पर विचार करते समय कुछ और बातों की ओर ध्यान जाता है। रीतिकाल में कुछ अन्य कवियों ने भी वीरता की कविताएं लिखी हैं, किंतु उनको भूषण की प्रसिद्धि नहीं मिली। इसका प्रमुख कारण यह है कि काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से वे इस क्षेत्र में भूषण जैसे कवि नहीं हैं। भूषण ने अपने काव्य पंक्तियों में अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया, जैसे अफजल खां का शिवाजी द्वारा मारा जाना, दारा की औरंगजेब द्वारा हत्या, सूरत पर शिवाजी का अधिकार, खजुआ का युद्ध, शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाना आदि। भूषण ओज के कवि हैं। उनकी कविता में टंकार के साथ साथ झंकार भी सुनाई पड़ती है। वे कभी कभी व्यंग भी करते हैं। दारा की न दौर हरार नहीं खजुबे की। उनके यहाँ जो थोड़ी बहुत भाषागत अव्यवस्था मिलती है उसका कारण उत्साह का अतिरेक हो सकता है। भूषण काव्य रीति में वीरता को ढालने वाले कवि हैं। उनके काव्य में श्लेष आदि का पूरा उपयोग मिलता है। भूषण ओज के कवि हैं। उनकी कविता में टंकार के साथ साथ झंकार भी सुनाई पड़ती है। वे कभी कभी व्यंग भी करते हैं। दारा की न दौर हरार नहीं खजुबे की। उनके यहाँ जो थोड़ी बहुत भाषागत अव्यवस्था मिलती है उसका कारण उत्साह का अतिरेक हो सकता है। भूषण काव्य रीति में वीरता को ढालने वाले कवि हैं। उनके काव्य में श्लेष आदि का पूरा उपयोग मिलता है। भूषण ने अपनी कविताओं में मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर क्षोभ प्रकट किया है। शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है, शिवा जो न होत तो सुनत होत सबकी। शिवा जो न होत तो सुनत होत सबकी। उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द खुलकर प्रयुक्त हुए हैं। उनका एक प्रसिद्ध कविता इस प्रकार है, इंद्र जिम बिजम्ब पर बाडो सुहम्ब पर, रावण सुदम्ब पर रघुकुल राज हैं, पौन वारिवा पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम दीज राज हैं, दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज हैं, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। मोतीराम 1603 से 1701। मोतीराम रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि हैं। अनुमानतः इन्हें अपने भाई भूषण के समान दीर्घायु प्राप्त हुई थी। इनके ग्रंथों के नाम है छंदसार। मोतीराम रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि हैं। इन्हें भी अपने भाई भूषण के समान दीर्घायु प्राप्त हुई थी। इनके ग्रंथों के नाम है छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार और ललित ललाम। तो ललित ललाम तो बहुत बार पूछा जाता है। रसराज और ललित ललाम इनके यश के आधार ग्रंथ है, दोनों ग्रंथ। मोतीराम रीतिकाल में भाषा की प्रवाहमयता और भाव की सहजता के प्रतिमान है। उनकी शैली इतनी सहज है कि उनकी कविता अलग लगती है। वे रीतिकाल में व्याप्त चमत्कारिता से लगभग अछूते रचनाकार हैं। उनकी भाव योजना बिल्कुल सीधी होती है। वे बात को घुमाकर कहने में विश्वास नहीं करते। वे काव्य रूढ़ियों का कम से कम प्रयोग करते हैं। लक्षण ग्रंथों के रचयिता होने के बावजूद उनके काव्य में अलंकृत पद योजना बहुत कम मिलती है। मोतीराम असामान्य स्थितियों का गुम्फन नहीं करते। दैनंदिन जीवन की सामान्य स्थितियाँ कभी कभी विशिष्ट संदर्भ में किस प्रकार अलौकिक अनुभूत करा जाती है, इस ससीम रूपमय जगत के खंड कभी कभी किस प्रकार हृदय में संयोजित होकर अखंड और असीम का अनुभव कराकर हमें सार्थक कर जाते हैं, इसका पता मोतीराम के अनेक पद्यों से लगता है। श्रृंगार के क्षेत्र में भक्त कवियों जैसी सहजता मोतीराम की रचनाओं में मिलती है। रीतिकाल में इस दृष्टि से उनके सहचर केवल पद्माकर हैं। उनकी काव्यगत सहजता का उदाहरण है, क्यों इन्हें आँखी न सो निहंसक हवे मोहन को, तन पानी पे पीजे नेकु निहारे कलंक लगे, यही गांव बसे कहू कैसे के जीजे।
होत रहे मनियो मतिराम, कहूँ बन जाए बड़ो तब कीजय। हवे बनमा लहिए लागी अरु, हवे मुरली अर्धरा रस पीजय। अब है अगले कवि हैं पद्माकर। पद्माकर का जन्म बांदा में हुआ था। ये रीतिकाल के अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि हैं। इनके अनेक गुणग्राहकों द्वारा सम्मानित किए गए। सुगर, सितारा, जयपुर, ग्वालियर के दरबारों में इनका आदर हुआ। हिम्मत बहादुर, जो बांदा और अवध के नवाब सेना के अधिकारी थे, के नाम पर इन्होंने हिम्मत बहादुर बिरदावली लिखी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ अन्य इस प्रकार है: जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध 50, राम रसायन, गंगा लहरी, जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है। पद्माकर भी मतिराम के समान भाषा और भाव की प्रवाहमयी सहजता के कारण लोकप्रिय हैं, किंतु पद्माकर की कविता श्रृंगार, भक्ति और वीरता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ रस का संचार करती है। विभिन्न भावों के अनुरूप भाषा को सहज तौर में ढाल लेने में सिद्ध थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता भी मिलती है, लेकिन वह केंद्रीय भाव में ढल जाती है। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की अधर लगे हैं। समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी, किंतु इनमें चमत्कार प्रियता नहीं के बराबर मिलती है। इनकी वीर रस की कविताओं में भूषण की तरह ही विरोचित ओज तो है, किंतु भाषा व्यवस्थित बनी रहती है। और एक बात और जान लीजिए, पद्माकर क्या रीतिकाल के रीतिबद्ध रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तो ये रीति सिद्ध के कवि हैं और पद्माकर अंतिम कवि माने जाते हैं। पद्माकर का जन्म कब हुआ? 1753। अंतिम कवि हैं रीतिकाल के। इनकी वीर रस की कविताओं में भूषण की तरह विरोचित ओज तो है, किंतु भाषा व्यवस्थित बनी रहती है। पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांतकामी चित्त की कातरता और गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखलाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है। इनकी काव्य भाषा में अनुप्रासों की छटा देखते बनती है। बिहारी और पद्माकर को रीतिकाल के दो छोर कहा जा सकता है। बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर अंतिम। यह कालावधि लगभग 200 वर्षों की है। पद्माकर के काव्य की विशेषता भावों को व्यंजित करने में समर्थ सजीव चित्र खींच देने में है। नीचे दिए हुए सवैये से इस कथन की पुष्टि हो जाएगी। फागु के भीरिन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीन पीतम्बर कम्मर ते सुविदा दई मिड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयु खेलन होरी। तो अगले कवि हैं गंग अकबर के दरबारी कवि थे, अतः इनका समय 16वीं सदी रहा होगा। ये रहीम के मित्र थे। ये परम स्वाभिमानी रहे होंगे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम है। इन्हें किसी सामंत ने हाथी से कुचल कर मरवा डाला। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन समकालीन और परवर्ती कवियों ने इनका नाम अत्यंत सम्मान से लिया है। कहा गया है कि तुलसी गंग दुओ भय कवियन के सरदार। इससे कवि के समाज के बीच इनके स्थान का अनुमान किया जा सकता है। इनकी जो कविताएं मिलती हैं प्रधानतः श्रृंगार की हैं। दरबार में ही थे, इसलिए उनके काव्य में विदग्धता भी थी। कुल मिलाकर अपनी रचना पद्धति से रीतिकाल के कवि ठहरते हैं। गंग का एक कवित्व नीचे दिया जा रहा है। झुकत कृपान मैदान ज्यों उदोत भानु, एकन ते एक मानो सुषमा जरद की, कहे कवि गंग तेरे बल को बयार लगे, फूटी गज घटा ज्यों सरद की, एते मान सोने की नदियाँ उमड़ चली रही, न निशानी कहूँ महिमे गरद की, गौरी गयो गिरिपति गणपति गहो गौरी, गौरीपति गही पूछ लपकी बरद की। अब तक हमने काव्य रीति का ध्यान रखकर लिखने वाले उन कवियों पर विचार किया जिनमें से अधिकांश ने काव्य निरूपण को रचना का निमित्त बनाया है। अब हम उन कवियों पर
विचार करेंगे जो भिन्न कोटि के हैं। ऊपर विवेचित कवियों को रीतिबद्ध कहा जाता है क्योंकि एक काव्य नीति को ध्यान में रखकर या उसी की सीमा में कविता करते हैं। जिन कवियों पर अब हम विचार करने जा रहे हैं उन्हें रीतिमुक्त कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक तो काव्यांग निरूपण को कविता का निमित्त नहीं बताया है और दूसरे इनके यहाँ वर्ण विषय को लेकर एक प्रकार की विहलता या तन्मयता पाई जाती है। आधुनिक मुहावरे में कहें तो ये कवि प्रतिष्ठान की उपेक्षा या विरोध करने वाले हैं। बोधा ठाकुर ने लोगन कवित्व की भी खेल कर जाने हो या घनानंद में लोग हैं लाग कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत लिख कर यही प्रकट किया है। रीतिवाद का विरोध रीतिकाल में होना ही था। घनानंद आलम बोधा ठाकुर आदि इस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बहुत बार सैकड़ों हजारों बार यह प्रश्न आया है कि रीति मुक्त कवि कौन कौन है। तो इनमें जो भी रीति मुक्त कवि हैं, अगर आप नए हैं तो अपने कॉपी में लिख लीजिए रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। हेडिंग डाल के उन कवियों का नाम और उनकी रचनाएं तो लिख ही लीजिए। तो प्रथम रीति मुक्त कवि हैं घनानंद। इनका जन्म 1673 और मृत्यु 1739 में हुई। इनका जन्म 1673 के आसपास हुआ और 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंती है कि सुजान नामक वेश्या को प्यार करते थे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। 1739 में नादिर शाह के सिपाहियों ने इनसे जर 3 बार सोना मांगा तो उन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर उन्होंने कहते हुए दी रज 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 धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सैनिकों ने इनका हाथ काट डाला। मृत्यु के समय भी ये सुजान को नहीं भूले। कहा जाता है कि मरते समय उन्होंने अपने रक्त से कविता लिखा। बहुत दिनान की अवधि आस पास परे खरे अरबरन परे हैं उठ जान को कही आवन छबीले मन भावन को गई राखत ही दे सम्मान को झूठी बतियान की पत्यान ते उदास हमें के अब ना गिरत घन आनंद निदान को अधर लगे आनी करी के पयान प्राण चाहत चलन ए संदेशो ले सुजान को। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार, रसकेल वल्ली और कृपा कांड। ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार ये प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात और नोटिस करिए कि यह पुस्तक तो है विश्वनाथ त्रिपाठी की, लेकिन और इसी से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, लेकिन ये चर्चा सबसे ज़्यादा किसकी कर रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो जो भी मेरे भाई बहन है पढ़ना गंभीरता से पढ़ते हैं वे रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़ें। ये मस्ती की विशेषता वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो यह परिभाषा बहुत बार आया हुआ है। घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले ना देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। छायावाद के आलोचक किसी को परिचित में अपरिचित सौंदर्य का उद्घाटन कहते हैं सच पूछिए तो सच्ची कविता और कविता ही क्यों सच्ची कला साधना का यही लक्षण है। घनानंद घड़ी यानी घड़ी क्षण को भाग उधरी यानी खुले भाग्य वाली कहते हैं। हमें है सो घड़ी भाग उधरी। वे आंखों में उजाड़ बसे रहने की बात करते हैं। उजरे न बसी है हमारा अखियान देखो। शुक्ल जी ने देखा था कि घनानंद ने प्रेम की अनिर्वचनीयता की व्यंजना विरोध मूलक वैचित्र की प्रवृत्ति के आधार पर की है। जैसे झूठ की सच्चाई छाक्यो त्योहित कचाई पाक्यो ढकी उधरती है खोया वो लहत है। यह कोरी कलात्मकता नहीं घनानंद की रचनात्मक शक्ति है कि सारी कलात्मक शक्ति श्रोता पाठक के हृदय की मार्मिकता में पर्यवसित हो जाती है। इसलिए घनानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं। घनानंद की कविता में यह कलात्मकता सहजता में भी ढल जाती है। तब उसमें वियुक्त कवि की विवश चित्कार सुनाई पड़ती है। ऐसी कविताएं
प्रायः प्रिय की निष्ठुरता की बात करती हैं। इस उत्कट और उन्मादी वियोगी वर्णन के कारण ही घनानंद पर सूफियों का प्रभाव देखा जा सकता है। कान परे बहुतायत में इकलैन की वेदन जानो कहाँ तुम। घनानंद पढ़े लिखे काव्य कला मर्मज्ञ कवि थे। वे फारसी अवश्य जानते रहे होंगे। उनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता है, जैसे इस पंक्ति में मृदंग की ध्वनि। आनंद निधान सुखदान दुखियान दय, किंतु वे इस कलात्मक को ऊपर उठाकर शुद्ध और निरीह भावभूमि पर पहुंचा देते हैं। उनकी कविता एक महान विषय प्रेम से जुड़ी है। शुद्ध प्रेम के तत्व को कलात्मकता जकड़ कर रोके नहीं रह पाती। अगर यह अनुश्रुति न होती कि सुजान दरबारी नर्तकी थी तो घनानंद संभवतः भक्त कवि माने जाते। तो अगले कवि हैं आलम, जिनको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।